राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आईपीसी और एससी एसटी एक्ट के तहत जब किसी पर मुकदमा दर्ज होता है तो व्यवहार में अक्सर कौन सी धारा लगाई जाती है, यानी जब एससी एसटी के साथ मारपीट की जाती है तो उसमें व्यवहार में कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं और उनका प्रभाव क्या होता है, उसमें कितनी सज़ा दी जा सकती है, कितना समय तक उसको जेल में रखा जा सकता है, ठीक है, क्या उसकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, क्या उसे बाहर से जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उस मामले में पीड़ित को कोई राहत राशि भी दी जाती है या नहीं, और यदि दी जाती है तो कितनी दी जाती है। तो इन सभी विषयों पे कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए मैं उन धाराओं का भी उल्लेख कर दिया हूं जो व्यवहार में अक्सर धाराएं लगाई जाती हैं। एससी एसटी की धारा, ये 3 धाराएं बड़ी फेमस और पॉपुलर धारा हैं। इनमें से ये 2 अगर एक लगी है तो दूसरी भी लगभग साथ होती है। 3-2 भी ये कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो ये तीनों धाराएं अगर हैं तो क्या प्रभाव होगा, 3 में से एक हट गई है तो क्या प्रभाव होगा। और ये धाराएं जो अक्सर व्यवहार में मारपीट पे लागू होती हैं, इनमें से 1-2 धाराएं और भी ऐड हो सकती हैं, जैसे 147 हो गया, धारा 34 हो गई, 379 हो गया, ठीक है। तो उन धाराओं को भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूंगा, जो धाराएं यहाँ नहीं लिखी गई हैं। हो सकता है किसी के एफआईआर में धारा लिखी हो, वो वीडियो को देख रहा है तो लगता है तो ये तो धारा इसमें बताई नहीं गई है, सर जी ने बताया नहीं, तो मैं और भी धाराओं का जिक्र कर दूंगा जो शायद आपके एफआईआर में लिखा होगा, तो वो धारा भी इसमें आ जाएगी। अमूमन यही धाराएं अक्सर लगाई जाती हैं। तो इनका प्रभाव क्या है और जब एससी एसटी एक्ट लग जाती है तो क्या प्रभाव हो जाता है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले, ठीक है, हाँ, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा, अगर किसी को कोई समस्या होती है, नहीं समझ में आता है या कोई और उसकी समस्या है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा पीसीएसजे, एपीओ या एचजीएस की तैयारी करना चाहता है तो इस नंबर पर संपर्क करके वो अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये धाराएं क्या हैं। देखिए, जब किसी एससी एसटी व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, ठीक है, फर्जी एफआईआर लगवा देना, दर्ज करवा देना, वो तो एक अलग का मैटर है। कोई मारपीट नहीं हुई फिर भी फर्जी एफआईआर, हमारे पास तो डेली कम से कम 10 फोन 20 फोन आते रहते हैं। कोई फर्जी एफआईआर से परेशान है, कोई सही एफआईआर ना दर्ज हो रहा है इसके लिए परेशान है। तो मैं सभी लोगों से, ठीक है, ये निवेदन करूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ फर्जी एफआईआर ना दर्ज करवाए, और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध बन रहा है, उसने अपराध किया है, तो उस पर एफआईआर जरूर दर्ज करवाया जाए। उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाए। मैं इसका बिल्कुल प्रबल समर्थक हूँ, लेकिन फर्जी एफआईआर के खिलाफ मैं इसका खिलाफ भी करता हूँ, इसके विरोध में भी हूँ कि किसी को गलत तरीके से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल चलिए धारा 323, 324, 325, 41, 452, 504, 506 क्या है। जब किसी, ये धारा, देखिए ये धारा अगर वो व्यक्ति जिसके साथ मारपीट हुआ है एससी एसटी जाति का नहीं है, तब वहाँ पे ये एससी एसटी एक्ट नहीं लगाई जाती है। अगर वो व्यक्ति एससी एसटी जाति का है तभी उस पर ये धारा, ये एक्ट भी लगाया जाता है आरोपी व्यक्ति पर, ठीक है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उन पे एससी एसटी एक्ट नहीं लगा है तो भी उनके लिए फ़ायदेमंद है। जो नहीं देख रहे हैं, जो देख रहे हैं जिन पे लगा है एससी एसटी एक्ट, उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही है। तो मैं ज़रा पहले उनके लिए थोड़ी सी 1 मिनट चर्चा कर लूँ जिन पे एससी एसटी एक्ट नहीं लगा, केवल इन धाराओं का मुकदमा बना हुआ है। तो ये धाराएँ हैं क्या, पहले तो कॉमन बातें बता दूं कि ये धारा है क्या, सभी के लिए फ़ायदेमंद। 323, जब किसी एससी एसटी के साथ मारपीट की जाती है, ठीक है, कोई शारीरिक पीड़ा, कोई रोक देना, कोई अंग शिथिल करना, तो ये जो है 323 का केस बनता है उसको जब मारा पीटा जाता है। 324 का केस तब बनता है जब उसको किसी डंडे से, राड से, ठीक है, ईंटा वगैरह से मारा गया हो, और तब 324 में जाता है। यानी जब मारपीट साधारण तरीके से ना करके किसी आयुध, हथियार आदि से किया गया हो, तब 323 के साथ साथ 324 भी बनता है, और ये गंभीर धारा हो जाती है। 324 जो है गंभीर धारा हो जाती है, अजमानतीय धारा हो जाती है। इसमें जमानत फिर आपको
पाने का राइट नहीं रह जाता है। ये न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि जमानत दे या ना दे। हाँ, संज्ञेय अपराध होता है, FIR भी दर्ज हो जाएगा। तो 323, 324, 325 जब मारपीट गंभीर हो जाती है, सर फूट गया है, हाथ पैर टूट गया है, आंख की रोशनी चली गई है, कान से बहरा हो गया है, चेहरा फोड़ दिया गया है, विद्रूपित कर दिया गया है, अपना मामूली कामकाज करने में असमर्थ हो गया है, तीव्र शारीरिक पीड़ा हो रहा है, ठीक है, 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है, तब वहाँ 325 बन जाता है। यानी जब उपहति गंभीर हो जाती है, जिसमें हाथ पैर का टूटना, हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर होना, ये 325 बनता है, ठीक है। तो 325 लग जाती है वहाँ पे। 325 लग जाने पे सज़ा बढ़ जाती है, 7 साल तक की सज़ा की बात की गई है। तो ये गंभीर धारा है 325। जल्दी 325 लगाई नहीं जाती है। व्यवहार में हाथ पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, सर फूट जाता है, तभी पुलिस वाले 323, 324 लगा के काम चला देते हैं। लेकिन वहाँ 325 बनती है। और जब वही 325 घातक आयुधों से, साधनों से किया गया हो, लाठी से, डंडे से, हंसिया से, बल्छे से, बल्लम से, ठीक है, चाकू से, ईंटा पत्थर से फोड़ दिया गया हो, तोड़ दिया गया हो हाथ पैर, तब 325 की जगह 326 बनता है, जो सबसे गंभीर धारा मानी जाती है, जिसमें आजीवन कारावास तक की बात की गई है। लेकिन 326 जल्दी लगाया नहीं जाता है पुलिस वालों के द्वारा, होने के बाद भी नहीं लगाया जाता है जल्दी, क्योंकि अगर 326 लग जाएगा तो बड़ा जल्दी तो जमानत नहीं मिलेगी, जेल में रहना होगा, ठीक है, और सज़ा जब दूसरी ठहर जाएगा तो सज़ा भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो 323, 324, 325, 341 यानी जब ये मारपीट किया जा रहा हो और उसको बंधक बना लिया गया हो, उसको जाने ना दिया जा रहा हो, उसका रास्ता रोक करके मारा जा रहा हो, तो 341 यानी रास्ता रोक के, वो उधर से जा रहा था, रास्ते से में रोक लिया गया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दिया गया, तब 341 लगता है। 452 घर में घुस के जब मारा जा रहा हो, तो यहाँ 341 के साथ साथ 342, 43 भी लग सकता है। अगर उसको घर में बंद करके मारा जा रहा है, उसको जाने नहीं दिया जा रहा, घर में घुस के बंद कर लिया गया, मारा जा रहा है, तब 341 के साथ साथ 342, 43 भी लग जाएगा। और घर में घुस के मारा जा रहा है तो 452 लगता है। अगर घर में घुस के नहीं मारा गया है तो 452 नहीं लागू होता है। 452 लागू हो जाने पर सज़ा बढ़ के 7 साल हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो 452 गंभीर धारा है। अगर ये सब धारा 452 वगैरह भी लग गई है तो आजमानती हो जाता है, बेल मिलता नहीं है फिर जल्दी, ठीक है। यानी कोर्ट का विवेकाधिकार होता है कि जमानत दे या ना दे, मान के चलिए बाहर से जल्दी बेल नहीं होता है, जेल जाना पड़ जाता है। 504, अब मारपीट हो रहा है तो गाली गलौज तो दिया ही जाएगा, तो 504 भी लगेगा। अब मारपीट में फिर देख लेने की धमकी भी दी जाती है तो 506 भी लग जाती है। तो 504 गाली गलौज, 506 वो धमकी देना, 506 लग जाती है वहाँ पे। तो जहाँ कहीं मारपीट होगा, अब वो मारपीट में डंडे से भी मारा जा सकता है, तो 323, 24 मारपीट घोर हो गई, थोड़ी गंभीर हो गई ज़्यादा, तो 25 भी लग जाती है। रोक के मारा गया, उसका रास्ता रोक लिया गया, बंधक बना लिया गया, तो 341, 42, 43 लागू हो जाती है। घर में घुस के मारा गया तो 452 भी लागू हो जाता है। और गाली गलौज धमकी तो दिया ही गया होगा, तो 504, 506। तो अगर किसी व्यक्ति को घर में घुस करके, ठीक है, उसको बंधक बना के मारा जा रहा है, तो और गाली गलौज भी तो जाहिर सी बात है होगी ही होगी, धमकियां भी दी जाएंगी, तो ये सारी धाराएं एक साथ लागू हो जाती हैं। लेकिन जब यही मारने वालों की संख्या 5 या उससे अधिक होती है, तब यहाँ पे धारा 147 लागू होती है, या 148। जब घातक आयुधों से मारा जाता है तब 148, जैसे आप बंदूक वगैरह भी लेके गए थे, चाकू बल्लम लेकर गए थे, तब 148 लागू होता है। सिंपली हाथ से गए थे, खाली हाथ से, तब 147 लागू होता है। लेकिन ये धारा तब लागू होती है जब संख्या 5 या उससे अधिक हो, तब लागू होती है। और धारा 34 भी कभी कभी लागू हो जाती है। 34 लागू तब होती है जब सब लोग प्री प्लान करके गए हों मारने के लिए। अगर अलग अलग से आ रहे हैं मारने के लिए तब नहीं 34 लागू होता। 34 लागू हो गई तो इसका मतलब कि संख्या तो 1 से अधिक है और उसमें लोगों ने प्री प्लान करके सब लोग आए हैं मारने के लिए, सब लोग एक साथ मिल करके मारने के नियत से आए हैं, तब 34 लागू होती है। सबको सज़ा बराबर दी जाती है। माना जाता है हर व्यक्ति ने हर एक कार्य वो अपने आप खुद किया है, भले हर व्यक्ति ने हर कार्य उसमें से ना किया हो, लेकिन 34 लग जाती है तो माना जाता है प्रत्येक कार्य प्रत्येक व्यक्ति ने किया है। और अब इसी पे जब SC/ST एक्ट लगता है तो 3(1)R तब लगता है, गाली गलौज पे 3(1)R लगता है, 3(1)S, ठीक है, इसको दा भी बोलते हैं, 3(1)दा, और इसको 3(1)धा बोलते हैं हिंदी में। तो 3(1)S या धा अगर लग गया तो इसका मतलब धमकी देना, ठीक है, धा लगा तो धमकी देना हो गया, दा लगा है तो गाली गलौज देना, अपमानित करना, दा लग जाता है। 3(2)BA जब लग जाता है, जब 3(2)BA लग जाता है तब उस व्यक्ति को जो राहत राशि है वो मिलकर बढ़ जाती है
और जब उसे सज़ा सुनाई जाएगी इन धाराओं में तो जुर्माना जरूर दी जाएगी उसे। 3(2)(b) लगने का मतलब है कि आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद जुर्माना उस पर जरूर लगाई जाएगी। और दूसरा, विक्टिम को 2 लाख रुपए तक की राहत राशि दिलवाई जाती है। 3(1) दा और धा केवल लगा है, ये 3(2)(b) ये नहीं लगा है तो राहत राशि केवल 1 लाख रुपए दिलवाए जाने का प्रावधान है। और अगर 3(2)(b) ये लग गया है तो 2 लाख दिया जाता है, ठीक है। और 3(2)(b) ये लग जाने से जब आरोपी इस धारा में दोषी पाया जाता है तो उसे कारावास के साथ साथ जुर्माना भी दिया जाना मैंडेटरी हो जाता है। अन्यथा जुर्माना केवल अल्टरनेट होता है, कोर्ट चाहे तो सज़ा के साथ साथ जुर्माना सुनाए या ना सुनाए, लेकिन 3(2)(b) ये लग गया तो जुर्माना भी उस पर लगेगा और पीड़ित को 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम दिलाया जा सकता है। ये 2 लाख रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, 3 किस्तों में मिलता है। कुछ परसेंट जो है FIR दर्ज होने पे, कुछ परसेंट चार्जशीट कोर्ट में पेश होने पे, और कुछ परसेंट जो है जब मामला डिसाइड हो जाता है तब मिलता है। तो हाँ, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत उसका पहुंचेगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दिया करिए। कमेंट क्यों नहीं करते हैं? कमेंट बिल्कुल कर दिया करिए, ठीक है। कमेंट करने में कोई खर्चा थोड़ा ना आएगा। अच्छा लगा तो अच्छा कर दो, नहीं समझ में आया तो लिख दो साहब समझ में कुछ नहीं आया मेरे, कुछ तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि SC/ST एक्ट अगर किसी पे नहीं लगा है तो मान के चलिए उसको बेल लगभग मिल जाती है आसानी से। अगर ये लग गया है तो बेल जल्दी नहीं मिलता है। अगर केवल SC/ST एक्ट नहीं लगा है तो उस मामले का जो विवेचना होगा वो थाने का भार साधक अधिकारी करेगा, अर्थात वो दरोगा को भेज देगा करने के लिए। अगर SC/ST एक्ट लग गई है तब उसकी विवेचना CO करता है, यानी डिप्टी SP करता है, ठीक है। और तब थाने का भार साधक अधिकारी उसकी विवेचना नहीं कर सकता है। साथ ही साथ ये धाराएं समझौता योग्य हैं, लेकिन जब SC/ST एक्ट लग जाती है तब समझौता नहीं हो सकता है। हाँ, एक समझौता करने के लिए अगर दोनों पार्टियां रजामंद हैं तो एक दूसरे तरीके से समझौता किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा महत्वपूर्ण चीज़ों को, ठीक है। SC/ST एक्ट लग जाने पे क्या प्रभाव होता है, राहत राशि कितनी मिलती है। धा लगा है तो 1 लाख रुपया मिलता है, और 3(2)(b) लग गया है तो 2 लाख रुपया मिलता है। और दोनों एक साथ लग गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जोड़ के 3 लाख मिलेगा, नहीं, केवल मैक्सिमम जो 2 लाख है वही आपको दिलवाया जाएगा। और SC/ST एक्ट नहीं लगा तो पीड़ित को कोई पैसा नहीं दिलवाया जाता है, ठीक है। कोर्ट सज़ा सुनाते समय जुर्माने की रकम दिलवा दे वो एक अलग का मैटर है। और साथ ही साथ इन धाराओं में किसमें कितनी सज़ा है ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखेंगे 330 में 1 साल की सज़ा है, 324 में 2 साल की सज़ा, 325 में 7 साल की सज़ा है, 341 में महीने में कारावास दिया गया है, 452 में 7 साल की सज़ा है, 504 में 2 साल की सज़ा है, 506 में भी 2 साल की सज़ा है। कुछ परिस्थितियों में जब उसको मृत्यु या 7 वर्ष तक के कारावास दंडनीय अपराध कारित करने की धमकी दी जाती है, या संपत्ति नष्ट करने की धमकी दी जाती है, या किसी महिला के सतत पर लांछन लगाया जाता है, तब सज़ा 2 साल से बढ़ के 7 साल हो जाता है धारा 506 में। 34 में कोई सज़ा नहीं लिखी हुई है। 34 इसलिए लागू होती है कि उसमें संख्या 1 से अधिक है और सब लोगों ने मिलकर अपराध किया है तो सबको बराबर सज़ा दी जाती है 34 लागू हो जाने पे। 147 अगर लागू होती है तो 2 साल तक का कारावास है। 148 लागू होती है तो सज़ा बढ़ के 3 साल हो जाता है, ठीक है। ये तब लागू होती है जब उसमें संख्या 5 या उससे अधिक होते हैं। और 379 अगर लागू हो गई है कि मारपीट के साथ साथ चोरी भी किया है घर में, तो 379 लागू हो जाने पे 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। घर में घुस के चोरी किए हैं तो 380 लागू हो जाती है, ठीक है। 380 लागू हो जाती है, फिर सज़ा बढ़ के 7 साल हो जाती है 380 में। तो इस तरह से जो है ये धाराएं लागू होती हैं। और SC/ST एक्ट लागू होने पर उसका क्या प्रभाव होता है मैंने कोशिश किया आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दिया करिएगा। सब्सक्राइब तो खैर आप लोग कर ही रहे हैं, कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी कर दिया करिएगा। अगर किसी बच्चे को कानून की जानकारी लेना है, LLB कर रहा है, उसको आगे की तैयारी करना है तो हमारे यहाँ तैयारी भी कराई जाती है। आप इस नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास की सुविधा ले सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं।